नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खामनेई की मौत की निंदा की है। तो खामनेई को एक तरफ मार डाला गया और स्पीच, ये बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने निंदा की है। ईरानी सुप्रीम लीडर की हत्या एक क्रूर हत्या है, ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कह दिया है। खामनेई की हत्या अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो एक तरफ चीन भी निकलकर सामने आया, तो चीन की तरफ से भी कहा जा रहा था कि युद्ध बंद किया जाए, शांति की बात कही जा रही थी। दूसरी तरफ अब रूसी राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये क्रूर हत्या है, सुप्रीम लीडर की हत्या एक क्रूर हत्या है। खामनेई की हत्या अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये साफ तौर से पुतिन ने कह दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खामनेई की मौत पर लगातार हंगामा जो है वो भी देखने को मिल रहा है और स्पीच पुतिन जो है वो भी बयान देते हुए नजर आए। सामने आपको नजर आ रहे होंगे पुतिन, उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है खामनेई को लेकर। ये बड़ी खबर है स्पीच। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज सुबह इस बात की पुष्टि होती है। सबसे पहले इजरायल की तरफ से कहा जाता है कि खामनेई की मौत हो चुकी है हमले में। दूसरी तरफ फिर ट्रंप का भी बयान सामने आता है और उसके बाद से ये पूरी तरह से मिडिल ईस्ट की बात की जाए वो हाहाकार बसते हुए नजर आता है। अलग अलग जगह जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस्लामाबाद की ये तस्वीर, पाकिस्तान की अगर बात की जाए वहां पर भी लोग जो है तख्ती लेकर, पोस्टर लेकर, झंडा लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं और खामनेई की मौत पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद की तस्वीर है, जहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक लोगों की भारी भीड़, भारी संख्या सुबह से ही बढ़ती जा रही है। अलग अलग जगह अगर बात की जाए तो वो विरोध जो है वो देखने को मिला है, नाराजगी जो है लोगों में देखने को मिल रही है और तमाम जगह से, अलग अलग जगह से ये तस्वीर देखने को मिली थी। ईरानी लीडरशिप पूरी तरह से साफ हो चुका है। दुबई, बहरीन, दोहा, इन जगह पर ईरान का हमला जो अभी भी जारी है। मिडिल ईस्ट में जंग भड़की हुई है और इसी के बाद से हम लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर इस जंग का अंत कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि लगातार अमेरिका प्रेशर डाल रहा था। एक तरफ वार्ता की बातचीत चल रही थी कि बातचीत जो है वो की जाए, बातचीत करने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ उसी दौरान ऋतु हमला कर दिया जाता है और जिसमें कल सुबह की अगर बात की जाए भारतीय समय के अनुसार हमला किया जाता है। उसके बाद एक के बाद एक कई तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। फिर एक बड़ी खबर सामने आती है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। ऋतु, बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत कुछ दिखाती भी है, बयां भी करती है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर सरश्वा त्रिपाठी, साथ ही साथ कर्नल दिनेश शर्मा और राम श्रीवास्तव सर, विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। मार्सुले सोहेलाख हमारे साथ कनेक्ट होंगे कुछ ही देर में। ये तस्वीर जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहला सवाल राम सर से करना चाहूंगी। राम सर, हम जब देखते हैं और जब बातें करते हैं ईरान को लेकर या अमेरिका को लेकर, ये लड़ाई, ये जंग, ये द्वेष तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब इजराइल के रास्ते, इजराइल के कंधे पर बंदूक रखते हुए एक इनडायरेक्ट तौर पर अमेरिका ने अपने मंसूबे कामयाब कर लिए? बिल्कुल सही बोला आपने। इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर उसने अपने मंसूबे कामयाब कर लिए, लेकिन इजराइल को अपने जीवन मरण का प्रश्न आ गया था, क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत उनके पास हैं, मोसाद द्वारा इकट्ठे किए गए हैं और उनका रीडिंग जो होता है, उनका इनपुट जो होता है वो गलत नहीं होता। अगर गलत होता तो खामनेई की हत्या नहीं हो पाती। उनको मालूम था इतने बजे इतने वहां पर जो है इतने लोग इकट्ठे होंगे और वहां उन्होंने एक साथ बम्बार्डिंग कर दिया, उनको पूरे परिवार को लगभग खत्म कर दिया। तो देखिएगा, मोसाद के पास इस बात की जानकारी थी कि ईरान के पास 60% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम का भंडार मौजूद है और अगर उनको 1 महीने का भी टाइम मिल जाता
तो वो निश्चित ही एक छोटा मोटा एटम बम बना लेते, और अगर वो एटम बम बना लेते तो आंख बंद करके उसका उपयोग वो इजराइल पर करते, और वो एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती। और उस त्रासदी को होने के पहले उन्होंने ट्रंप को मजबूर किया, जैसा कि कूटनीतिक क्षेत्रों से खबर आ रही है। ट्रंप अभी तैयार नहीं थे किसी तरह के बड़े युद्ध में फंसने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके टैरिफ बम के कारण जो है उनकी बड़ी थू हो रही है अमेरिका में, जब से वहां सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैरकानूनी बता दिया है, और जो डिपोर्टेशन वो लोगों का कर रहे हैं उसको भी गैरकानूनी बताया है, तब से उनकी पॉपुलैरिटी 32% रह गई है। इससे ये पता लगता है कि ट्रंप को मजबूर किया गया। किसने किया? सऊदी अरब ने किया। किसने किया? इजराइल ने किया। और ये क्या किया कि जिस तरह से जल्दी इसको खत्म कर दिया जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और खत्म करने के लिए इस बात की पुख्ता जानकारी अब टेक्निकल सोर्सेज में आ चुकी है, जो जल्दी पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ जाएगी, कि उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस का उपयोग किया और जाकर सीधा बम्बार्डिंग कर दिया। 200 प्लेन अगर कहीं चले जाएं वो पता भी नहीं लगे। असंभव। प्लेन की गड़गड़ाहट जो होती है प्लेन के जाने से, चाहे वो कितने भी ऊपर हो, लोग बिल्कुल। और इसी वजह से तो हम लोग ये लगातार सवाल कर रहे हैं कि प्लानिंग जो है वो बहुत लंबी थी। मेजर सरश त्रिपाठी भी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपके पास आना चाह रहा हूं और समझते हैं कि अब तक पूरी सैन्य कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या इस वक्त वो स्थिति है ईरान की कि वो पलटवार कर पाएगा? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि ईरान बहुत लंबे समय तक वार नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध के लिए जो दो सबसे प्रमुख चीजें चाहिए, एक तो आर्थिक संसाधन और दूसरे सैन्य सामान। ये दोनों भी ईरान के पास बहुत सीमित हैं। सैंक्शन के कारण ईरान की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, और आपको पता है कि रियाल की वैल्यू कितनी गिर चुकी है। ईरान की करेंसी की और वहां के लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ही कम है, तो आर्थिक रूप से तो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर सकता। और क्योंकि बाहर से कोई बहुत अधिक उसे सैन्य सहायता मिलने की संभावना नहीं है, और जो परिस्थितियां इस समय प्रिवेल कर रही हैं उसमें सैन्य सहायता पहुंचना भी बहुत कठिन है, तो बहुत समय तक तो ये सस्टेन नहीं कर सकता है वार को। और बस ये कुछ ही दिनों की बात हो सकती है। जो हो रहा है उचित है अनुचित है, इसका अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर और भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो बहुत सेकेंडरी इशू है। सर, लेकिन इसके अलावा मिलिट्री और एयर जो ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कहा जाता है सरश सर कि ईरान से कई गुना आगे इजराइल और अमेरिका है। अब एयर ऑपरेशंस में आपको लगता है क्या कि काउंटर कर पाएगा ईरान? त्रिपाठी सर। नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। देखिए, सच्चाई तो यह है, हम लोग सब देख रहे हैं ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है। देखिए, वार में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अटैक और डिफेंस। जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो तो पूरी तरह से तबाह है ईरान का। नहीं तो ये जो जितनी मिसाइलें और ड्रोन और जितने अटैक हो रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत तो प्रिवेंट कर सकते थे। तो उनका डिफेंस सिस्टम तो कोलैप्स्ड है। ईरान की जो अभी जो ताकत है वो सिर्फ अटैक है। जैसे उन्होंने जो आसपास के देशों में अमेरिकन बेसेस पे जो अटैक कर लिया वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जो नेवल बेसेस है वहां पर अटैक किया जाए। सर, माफ करिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। लगातार वॉर की स्थिति है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। मैं वापस आपके पास आता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट। बड़ी खबर हम बता देते हैं, ईरान के मुद्दे पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। जीसीसी की बैठक में 6 देशों के मंत्री शामिल हैं। ईरान के मुद्दे पर यह गल्फ कोऑपरेशन की बैठक है, जिसमें आप देख सकते हैं जीसीसी की बैठक में करीब 6 देशों के मंत्री शामिल हैं। ऋतु, ये बड़ी बैठक है। बिल्कुल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अहम बैठक बात मानी जा रही है, और साफ तौर पर आपको बता दें, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है, जिसमें सीधे 6 देशों को लेकर जानकारी मिल रही है। जीसीसी की बैठक में 6 देश
शामिल है, यानी कि 6 देशों के मंत्री इसमें पार्ट ले रहे हैं। अब इसको लेकर के क्या रुख रहता है और ईरान के मुद्दे पर ये हो रहा है तो ये और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब जीसीसी की मीटिंग जो है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग जो है, जिसमें तमाम जो कड़ियां हैं वो खुलेंगी और आगे चर्चा भी की जाएंगी। मेहमानों का सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख करते हैं। दिनेश जी हमारे साथ कनेक्ट है। दिनेश जी, जीसीसी की बैठक, 6 देशों के मंत्री इसमें शामिल, और ये इस वक्त पर, इस लाइन और लेंथ में, इस टाइमिंग पर क्या आपकी राय क्या है? मैडम देखिए, ये जो मेरा मानना है, जीसीसी की मीटिंग हो रही है तो बेसिकली ये एक प्रकार से फॉर्मेलिटी मैं इसको समझूंगा, क्योंकि हमने भूतकाल में भी देखा है कि ईरान के जो है इस लड़ाई से पहले जो है बड़े अच्छे संबंध थे सभी देशों के साथ, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट कि सऊदी अरेबिया के साथ, जहां पर कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनने की होड़ थी। खैर वो अलग से बात है जी। तो अब ये अभी तक जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये एक पहला मौका है जिसमें 9 या 10 कंट्रीज जो हैं इस प्रकार की लड़ाई के अंदर शामिल है। अभी तक जो है जितने भी गल्फ कंट्रीज के हैं जिनके ऊपर ईरान ने हमला किया है, उनकी तरफ से किसी प्रकार की भी कोई हार्श स्टेटमेंट या थ्रेटनिंग स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी गया। हार्ट ऑफ हार्ट वो भी जानते हैं कि बेसिकली ये लड़ाई जो है ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की है। जैसा कि शुरू में बातचीत के दौरान ये निकल कर आया था कि अमेरिका ने जो है इजराइल के इंटरेस्टिंग ये त्रिकोणीय हुआ कैसे दिनेश सर, वही तो सवाल है। लड़ाई तो ये कह रहा था अंदर खाने से अमेरिका और ईरान की थी, अब इसमें इजराइल का स्टेट, इजराइल की कंडीशंस, अरब कंट्रीज की कंडीशन, मिडिल ईस्ट में अलग अलग कंट्रीज की कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। वापस लौटूंगी, चाहूंगी आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें दर्शकों को। मिडिल ईस्ट की जंग में परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया आशीष। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है, लगातार एक एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट की बात की जाए, जिस तरह से उथल पथल है, वहां पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केमिकल हथियार से हमले की धमकी ईरान दे चुका है। ऋतु, ये समझने की बात, ये बड़ी खबर है। जंग के बीच IAEA ने कल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, यानी केमिकल हथियार का जो इस्तेमाल है उसको लेकर एक डर मिडिल ईस्ट में पनपता हुआ नजर आ रहा है। परमाणु हमले का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऋतु, बिल्कुल, और केमिकल हथियारों का जब जिक्र आता है, ये स्पष्ट तौर पर अब्बास अरागची हो, ईरान के प्रतिनिधि हो, या खामिनेई हो, जब वो मीटिंग्स का दौर चल रहा था, धमकियों का दौर चल रहा था, आशीष उस दौरान की तस्वीर आप याद कीजिएगा। ये कहा जा रहा था कि हमारे जंगी बेड़े में पटाखे नहीं पड़े, हमने भी मिडिल ईस्ट में ये जो दमखम बनाया है, ये यहाँ पर हमलावर हो सकते हैं हम। केमिकल हथियार का जो बिहाफ यहाँ पर दिया गया और जो निशाना यहाँ पर साधा गया, साफ तौर पर स्पष्ट करता है ईरान जो है पलटवार के मूड में है, लेकिन क्या कर पाएगा, इसी को लेकर मैं चाहूंगी दिनेश सर जो पिछला सवाल था उस पर भी जवाब दीजिएगा, और अभी जिसमें कहा जा रहा है कि अब सीधे सीधे बात परमाणु शक्ति को लेकर, यहां पर केमिकल हथियारों को लेकर हो रही है। पुराने वाले सवाल को थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि इजराइल के लिए जो है ये एक तरह से जीने और मरने का सवाल है। उसे मालूम है कि ईरान के पास जिस दिन भी परमाणु बम आया, उसने ऑलरेडी पहले ही ईरान ने कई बार कह चुके हैं कि जिस दिन वो परमाणु बम उसके पास आएगा वो सबसे पहले जो है इजराइल को खत्म करेगा। ये एस्पेक्ट ये हो गया। अब बात आ जाती है अरब कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री ने अपने काउंटर पार्ट जितने भी मिडिल ईस्ट के अंदर है उनसे बातचीत किया है, और उन्होंने कहा है कि हम जो भी एक्शन लेंगे वो अपने सेल्फ डिफेंस के रूल को मद्देनजर रखते हुए रहेंगे, और हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी धरती को या आप अपनी फैसिलिटीज को अमेरिका को इस्तेमाल ना करने दें ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है ईरान ने जो है इनके ऊपर जो है काउंटर अटैक शुरू कर दिए। उसके दो एस्पेक्ट है, एक तो वो अमेरिका को एक प्रकार की मैसेजिंग करना चाहता है कि हम आपके जो इंटरेस्ट हैं, जो आपके नॉन नेवल बेसिस हैं, उनको हम टारगेट कर सकते हैं, और दूसरा उसका मेन कारण ये भी है कि वो जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको एक प्रकार से भयभीत करना चाहता है ताकि वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाले कि इस युद्ध को साइकोलॉजिकल तौर पर ये हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, हाँ, साइकोलॉजिकल तौर है, क्योंकि वॉर के अंदर जिस समय
युद्ध शुरू होता है तो उस समय युद्ध के मैदान से जो खबरें निकल कर आती हैं उसके ठीक है। कई एस्पेक्ट्स है, कई मीनिंग निकाले जाते हैं। कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, कुछ एक प्रकार का माहौल बनाने के ठीक लिए। है, और वो इस वक्त पूरा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। वापस लौटता हूं आपके पास, लगातार एक एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि ईरान ने तेल टैंकर को निशाना बनाया है। ओमान के तट पर तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। लगातार हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं ऋतु। अब देखिए ओमान के पास यानी ओमान के तट पर ये तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। यानी एक गुस्सा जो है वो अभी भी देखने को मिला। ये देखिए, ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, तस्वीर दिखा देते हैं आपको, जिसमें ये ओमान के पास तेल टैंकर है वो गुजर रहा होता है और इसी दौरान मिसाइल से हमला कर दिया जाता है, जिससे ये जो तेल टैंकर है वो पूरी तरह से ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है और इस पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये धुएं का गुबार अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है ऋतु, किस तरह से ईरान लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आप साफ तौर पर दिखा भी रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तट का इलाका है इसमें ये तेल टैंकर जो है जब घूम रहा होगा, पेट्रोलिंग कर रहा होगा, उसी दौरान यहाँ पर ये हमला कर दिया जाता है। यानी कि मंसूबे, इरादे इससे स्पष्ट हो जाते हैं। सीधे निशाना किस पर किया गया है? ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट बनाया जाता है अमेरिका द्वारा। ये तो बहुत पहले स्पष्ट हो चुका है, लेकिन ये तस्वीर ये बेहद दिलचस्प है। ये कहा जाता है कि रीढ़ ही तोड़ दीजिए, और रीढ़ अगर तोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं देश को खोखला पहले ही कर देते हैं। और यही इस वक्त चर्चा का विषय भी बना हुआ है। राम सर हमारे साथ कनेक्ट है। राम सर, तेल का ही तो खेल चल रहा है और तेल की वजह से ही पूरी लड़ाई हम देख रहे हैं, और अमेरिका तो दिलचस्पी भी इसमें ही लेता है। वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, अलग अलग इरादे, हर जगह पर अपना प्रॉफिट। अब पेट्रो डॉलर संधि को लेकर बात करें या तेल टैंकरों को लेकर बात करें, ऑयल रिफाइनरीज पर बात करें, मिनरल्स की बात करें, हर चीज पर अपना ही दमखम चाहते हैं, अपना ही कब्जा चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल सही बात है, आपने जो एनालिसिस किया बिल्कुल अपनी जगह 100% सही है। अमेरिका की नज़र ना तो मानवता है, ना मानवता के हितों में है, और ना उसको इस बात की फिक्र है कि गाजा में 70,000 से ज़्यादा लोग मर गए, और उसको चिंता सिर्फ एक ही है किस तरह से अपने खजाने को भरा जाए, और खजाने के अलावा वो अपने खुद का जो व्यवसाय है, व्यापार है, उसमें कैसे वो प्रमोट कर रहे हैं। यही एक कारण है कि ट्रंप जो है आज अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो अमेरिका की चाल थी या कूटनीति थी, उसका उनको फायदा ये मिल रहा है कि उसने अरब कंट्रीज के देशों को जो बड़े शांतिप्रिय ढंग से विकास की ओर और मानवता के हित में आगे बढ़ रहे थे, उनको आपस में लड़ा दिया। और उसका हश्र क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन इसमें एक कड़ी ये समझाइएगा राम सर, ओमान जिसको लेकर के कहा जाता है, हम अगर कंडीशन मिडिल ईस्ट की देखें, वहां पर अरब कंट्रीज और साथ ही साथ खाड़ी के जो देश हैं, और अभी तस्वीर सामने आती है इराक की, लिबिया की, हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज पर, जिस पर जहां कहा जाए सीधे तौर पर ताले की चाबी डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों में लेते हुए नजर आए। अमेरिका अपने हाथों में उनकी जो है कहा जाए पूरी तरीके से रिजीम को लेता हुआ नजर आए, और साफ तौर पर एक एक चीजों को स्पष्ट करना अमेरिका की रणनीतियों में रहा है। अब क्या ईरान उस तरीके से एक पिक्चर अभी तक बना पाया है? क्या वो धमकियों का जो दौर है वो हम देखें कि धमकियां नहीं रही, अब सीधे जंग ऐलान कर दिया यहाँ पर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज इसमें खतरनाक चीज ये हो गई है, केमिकल वेपन्स का अगर यूज हुआ तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दूसरी खतरनाक चीज ये है कि आज ईरान के पास मिसाइल तो हैं, लेकिन उसमें गाइडेड जो सिस्टम होता है, जब प्रिसीशन होता है, जैसा हमारा ब्रह्मोस में 1 मीटर के दायरे में जाकर वो पिन पॉइंटेडली अटैक कर सकती है, इस तरह का नहीं है। और अमेरिका अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो यूज नहीं कर रहा, अन्यथा इतनी सारी मिसाइलें कैसे आ जाती। वो चाहता है कि आए और अरेबिक कंट्रीज के लोगों का डैमेज हो, क्योंकि उनकी जो प्रिसीशन है वो करीब करीब 10 किलोमीटर के भीतर मिसाइल आ गई और 10 किलोमीटर में कहीं भी जाकर हिट कर सकती है। यही एक कारण है कि अरेबिक कंट्रीज में न चाहते हुए भी ईरान की मिसाइलें नुकसान कर रही हैं, बुर्ज खलीफा के पास आकर गिर रही हैं, और तो और वहाँ पर जो जनहानि हो रही है उसकी अभी जानकारी आई नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हजारों लोग इसके पीड़ित निकलेंगे, और अमेरिका शायद डिप्लोमेटिकली ये चाहता है कि जब तक अरेबिक कंट्रीज के लोगों में नुकसान नहीं होगा तब तक ये हाथ जोड़कर अमेरिका से नहीं कहेंगे कि भाई हमारी रक्षा कर दीजिए और मजबूती के साथ यहाँ रहिए। और इसका मतलब ये हुआ
कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं अरब देश के, वो आपस में लड़ेंगे। बात लेकिन हाथ से फिसल चुकी है अब राम सर, अब वो बात अब हाथों में रही नहीं है, वो चेतावनियों का दौर अब खत्म हो चुका है और अब तो ऐसी पिक्चर है कि खामेनेई के खात्मे को लेकर के कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है इजराइल का, अमेरिका का, और अभी तक जो चीज स्पष्ट हुई है वो यही दिखा रहा है कि कम से कम अभी तक तो अमेरिका अपने मंसूबों में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर इसी को लेकर, जहां ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला सामने आया है, बड़ी वॉल पर दिखाएंगे, जहां इजरायली जनरल कमांड मुख्यालय पर ये जो अटैक है, तेल अवीव में भी ईरानी मिसाइलें गिरी हैं और ये बड़ी तस्वीर इसलिए दिखाता है क्योंकि लगातार काउंटर अटैक को लेकर आशीष बात हो रही है। और सुबह ही इस चीज की धमकी दी गई थी कि तेल अवीव को निशाना बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं अपने जो बातें कही थी उस पर आप मोहर लगती हुई नजर आ रही। तेल अवीव में भी ईरानी मिसाइलें जो है वो देखने को मिली है, जो गिरी है। तेल अवीव में डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स पर यह हमला हुआ। देखिए, मतलब डिफेंस इंडस्ट्रीज जो कॉम्प्लेक्स है उस पर डायरेक्ट हमला किया गया है। मिसाइल के टुकड़े गिरने से कई घायल भी बताए जा रहे हैं। तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं और सबसे सटीक, सबसे पास का निशाना है। लगातार एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त एक और ये बड़ी खबर जिसमें ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिल रहा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हम एक बार फिर से जोड़ लेते हैं और रुक करेंगे मेजर साहब का। मेजर साहब, देखिए, तस्वीर किसी से छिपी नहीं है और एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही है। आपका आएंगे लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो जानकारी में दे देते हैं जरा। यहाँ पर देखिए, ये जो तस्वीर है खासतौर पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजराइल में ईरान के हमले में जबरदस्त नुकसान हुआ, ये भी जानकारी है। ये खबर है कि नुकसान का आंकड़ा भी सामने आया है। 40 से ज्यादा इमारतें, आप समझिए, 1-2 की संख्या नहीं है, 40। यहाँ पर जो सेंट्रल इजराइल में खास तौर पर बताया जा रहा है, लगातार अभी भी बम बरसाए जा रहे हैं। ये अपने आप में तस्वीर है, ये देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। ये जो इमारतें हैं जिन्हें टारगेट बनाया गया है, ये वही इमारतें हैं जिन्हें इस तरीके से निशाना बनाया। और बड़े बॉल में दिखाते हैं, ये भी तस्वीर देखिए ऋतु कि किस तरह से हमला किया गया और कितना ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला। चाहे इस वॉल पर देखिए ऋतु, चाहे उस वॉल पर, दोनों ही जगह इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ है कि ईरान बैकफुट पर इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ईरान जो है वो फ्रंट फुट पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। भला सुप्रीम लीडर ईरान के इस वक्त शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन लगातार हमला जो है वो किया जा रहा है और उसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है, ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। ऋतु, सीधा रुख करते तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर साहब, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि ईरान इस वक्त हार मानने को तैयार नहीं है। चाहे उसको कितना भी नुकसान हो, वो पलटवार लगातार कर रहा है। तेल अवीव की धमकी दी गई थी ईरान की तरफ से और अब वहां पर अटैक किया जा रहा है। जी देखिए, इसमें जो ईरान, मैंने अभी बताया था आपको जी कि ईरान की जो शक्ति है इस समय वो अटैक ही है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम तो उनका तबाह हो चुका है। दूसरी जो शक्ति ईरान की है, ईरान के बाहर है। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, हौथी और जो इनके जिन ग्रुप्स को इन्होंने पाला था, हिजबुल्लाह और हौथी को, ये हौथी ग्रुप जो है वो यमन में और हिजबुल्लाह सीरिया के आसपास, तो पूरे मिडल ईस्ट में इनके ग्रुप फैले हुए हैं। जो अमेरिका की नाराजगी का कारण है वो एक इन ग्रुप्स को ईरान द्वारा दिया गया समर्थन है, और बल्कि उन्होंने पाला ही पोषा है। तो ईरान इनको भी इस्तेमाल करेगा। आवश्यक नहीं कि सारे के सारे अटैक ईरान की धरती से हों। इस बात की बहुत संभावना है कि यमन के आसपास और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों में जहां पर हिजबुल्लाह और हौथी प्रभावी हैं, वहां से भी अटैक हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि इजराइल के पास आयरन डोम नाम का डिफेंस सिस्टम है, उसने नाम दिया है, और अगर ईरान की मिसाइलें वहां तक पहुंच रही हैं, तेल अवीव तक पहुंच रही हैं, इसका मतलब या तो अटैक बहुत ज्यादा है और या तो सिस्टम उनका भी फेल हो चुका है। वरना किस तरह से ईरान की मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच रही हैं। तो ईरान बहुत ही अधिक अटैक मोड में है और इसको दूसरी तरह से अगर मनोवैज्ञानिक तो है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा सर? सवाल तो वही है। अमेरिका कह रहा है कि आप जवाब देंगे तो इसका और ज्यादा बड़ा रेपरकशन आपको झेलना होगा, इसका और घातक परिणाम आपको झेलना होगा। अब ये लगातार तेल अवीव पर जिस तरीके की यहाँ पर हमले हो रहे हैं, ये आने वाली तस्वीर कैसे बदल सकता है? देखिए, आने वाली तस्वीर में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले से डिसाइड किया है कि क्या करना है। ईरान को इस तरह से कॉर्नर किया गया, ईरान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है।
ईरान हैज नो ऑप्शन बट टू रिटेलिएट, क्योंकि स्थिति ऐसी पैदा की गई। अमेरिका की जहां तक बात है, अमेरिका की पॉलिसी बहुत क्लियर है। इनकी एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुई थी, मैडलिन ऑलब्राइट, उन्होंने एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि ऑयल इज अवर सिविलाइजेशन एंड वी विल नॉट अलाउ एनी डिमॉन्ड टू सिट ऑन इट। जब इराक पे हमला होने के पहले 1998 का इनका स्टेटमेंट था और 2002 में इन्होंने अटैक किया और बताते रहे कि इराक के पास केमिकल वेपन है, बहुत खतरनाक वेपन है। ऑस्ट्रेलिया और कई देशों की टीम बनी, खोजा, कुछ नहीं मिला। इराक, अमेरिका का बहुत क्लियर है कि जहां भी ऑयल है वहां पे हम इंटरफियर करते रहेंगे, उनको वीक रखेंगे, वहां लड़ाई होती रहेगी, चाहे वेनेजुएला हो चाहे मिडिल ईस्ट हो। तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक चर्चा त्रिपाठी सर जो की जा रही थी कि क्या घुटनों पर आएंगे खामेनेई का खात्मा हो गया लेकिन वो घुटनों पर नहीं आया, एटलीस्ट इतना तो स्पष्ट हुआ है। और अमेरिका सुपर पावर, उसकी जो सबसे हास्यास्पद चीज ये सामने आ रही है, खुद को सुपर पावर बताना और दूसरी तरफ इस तरीके से ये ऑपरेशंस करवाना। चाहे अब आप कीलेबंदी देखिए ईरान की किस तरीके से की गई, यूएसएस अब्राहम लिंकन लगा दिया गया, जेराल्ड ऑटफोर्ड लगा दिया गया और साथ ही साथ ये एक तरह से कोशिश की गई कि आप तैयारी भी ना कर पाए, आप सामने से आकर फ्रंट फुट पर खेल भी ना पाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। तो अब प्रश्न यही है ना कि ईरान इतनी आसानी से तो सरेंडर नहीं करेगा। अब अमेरिका का जो आगे का दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने भी ये देख लिया है कि चाहे वो मिडिल ईस्ट हो चाहे अफगानिस्तान, वो उसको रूल नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसमें रेजिम चेंज की का ही प्रयास करेगा अमेरिका, क्योंकि खमेनेई तो रहे नहीं। हाँ। अब आगे किस तरह की चीजें होती हैं, रेजिम चेंज ही मुझे लगता है कि यही उनका उद्देश्य है। अमेरिका सीधे इंटरफियर नहीं करेगा। इतना आसान होगा क्या त्रिपाठी सर रजा पहलवी के लिए? अब आवश्यक नहीं कि रजा पहलवी ही हो सकता है कोई इन्हीं के बीच में से हो, आप नहीं जानते कि सर सुबह बयान आया है, ट्रंप साहब का एक बयान भी आया है कि मैं मतलब उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि कौन उत्तराधिकारी होगा। देखिए, संभावनाएं तो बहुत अधिक हैं क्योंकि पहलवी के समय में 1979 में ईरानी जो क्रांति हुई थी, मतलब इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसके पहले तो ईरान एक बहुत ओपन सोसाइटी थी, प्रोग्रेसिव वेस्टर्न सोसाइटी थी। तो अमेरिका चाहेगा कि उन्हें फिर से बिठाया जाए और हो भी सकता है, लेकिन संभावनाएं फिलहाल लेकिन क्या ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव से होता है नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। राम सर, एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। हम लगातार बात कर रहे हैं एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, प्रॉक्सी वॉर की, लेकिन इस बीच में आ जाता है वो लड़ाई जिसमें कहा जा रहा था बार बार कि 10 दिनों में हमला होगा, 1 महीने के भीतर हमला होगा, 7 दिनों के भीतर हमला होगा। क्या ये पोस्टपोन करने का जो सिलसिला था अमेरिका की स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व था, जिससे एक कोशिश एक मनगढ़ंत कहानी बनाने की ईरान के सुप्रीम लीडर के मन में और खासतौर पर आईआरजीसी की तैयारियों को लेकर के क्या उन्हें थोड़ा सा सॉफ्टन करने की तैयारी थी और यही इसी का रेपरकशन झेला भी है? क्या आंकलन ही नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ हो जाएगा? निश्चित रूप से ईरान इसका आकलन नहीं कर पाया और रहा सवाल है, ईरान ने एक बात जरूर कर ली कि इन केस अगर किसी तरह का आक्रमण होता है तो उसने स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 तैयार कर लिए कि अगर आयतुल्लाह खत्म हो जाएंगे, खुमैनी खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद कौन संभालेगा, इसके बाद कौन संभालेगा और क्या क्या करना है, ये उन्होंने गेन चार्ट जिसको कहा जाता है पहले से तैयार करके सौंप दिया है। लेकिन वो कितना कारगर होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तेल अवीव पर हमला हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट ट्रैकिंग हो रहा है मिसाइलों का, वो भी यानी अब कमजोर पड़ गया है। अब ये स्थिति आ गई है कि अगर अमेरिका के एक भी जहाज को ईरान ने डुबो दिया और इजराइल के ऊपर उन्होंने कोई ऐसा प्राणघातक हमला कर दिया जो इजराइल सहन नहीं कर पाएगा, तो आप ये निश्चित मानिएगा कि ये पूरा युद्ध जो है परमाणु युद्ध में बदल जाएगा। ट्रेस करने का सिलसिला जो है वो जिसमें कहा जा रहा था कि ट्रेस किया जा रहा था, मोसाद ये अपनी इंटेलिजेंस लगा करके लगातार ये खोज रही थी कि कहां पर मौजूद हैं खामेनेई, उनके शीर्ष नेतृत्व इस वक्त कहां मौजूद है। वो तमाम चीजें तो अब साफ हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके बाद आपके पास वापस लौटे हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान इस बीच सामने आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं
कि आने वाले दिनों में हम हमले और तेज करेंगे, यानी कि ईरान पर अभी तबाही का सिलसिला जो है भी आने वाला है। ये पिक्चर अभी शुरुआत हुई है। एक प्रेशर जो है एक वो कम नहीं होने दिया जा रहा है। ईरान पर हमला और तेज करेंगे, नेतन्याहू ने साफ कह दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर भी है ना कि अगर वो इस तरह के बयान, इस तरह की चीजें नहीं करेंगे तो ईरान तो लगातार हमला कर रहा है ना ऋतु, और ईरान के हजारों ठिकानों पर हमला करेंगे। यानी अभी भी उसके जो वॉर लिस्ट है उसमें वो ठिकाने उसने चिन्हित कर रखे हैं, और जिस तरह से जो सटीक वार किए गए और उसमें जो बड़ा नुकसान हुआ ईरान को, वो देखने को मिला है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये बड़ा बयान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वॉर लिस्ट में जो लिस्ट बनाई गई है उसमें जो जगह है वो चिन्हित है, वो साफ कह रहे हैं कि और हमला तेज करेंगे और बड़ा हमला होगा, यानी आतंकवाद के ठिकानों पर हमला करेंगे। वो लाइन ये आतंकवाद को लेकर है, हम आतंकवाद के ठिकानों पर हमला करेंगे, यानी कि अपनी तिगड़ी स्पष्ट रखी है कि हम आतंकवाद पर प्रहार करें। और बड़ी खबर इसी को लेकर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध प्रदर्शन और इसी को लेकर तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें खामेनेई की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन, और खास तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर नहीं हो रहा है, ये तमाम दुनिया में अलग अलग खेमों में ये तस्वीर सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में यहाँ पर प्रदर्शन की तस्वीर, स्कार्दू में बात करें तो ये कार्यालय की तस्वीर जो सामने आ रही है, आधिकारिक तौर पर जो कार्यालय है वहां पर प्रदर्शनों का दौर जारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है, और ये तस्वीर दिखाती है कि जो शिया मुसलमान है वो कहीं ना कहीं अब एकत्र हो रहे हैं। और ये आतंकवाद का जो पर्सपेक्टिव दिया गया है ये भी इसलिए दिया गया है ताकि बिल्कुल देखिए, अब इजराइल और अमेरिका के हिसाब से आतंकवाद वाली बात सामने आ रही है, लेकिन यहां पर तस्वीरें क्या कह रही है। बात करेंगे स्कार्दू में, तो एसपी कार्यालय को भी जलाया गया है, और ये तस्वीर देखिए स्कार्दू कार्यालय की बात कही जा रही है, और लोग जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, यानी एक तबका तो जरूर है। और ये तस्वीर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, यहाँ पर आपको लोगों का हुजूम सबसे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा होगा, और ये जो बमबारी हुई है, जो तस्वीर भीषण बनती हुई नजर आई है, उसके साथ साथ ये प्रदर्शनों का जो दौर है गिलगित बाल्टिस्तान में जिस तरीके से जारी है, चाहे पाकिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, हर ओर इस वक्त यही तस्वीर नजर आ रही है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए दिनेश सर, इस पर जरा आप रिएक्ट कीजिएगा। ये हो सब कुछ रहा है मिडिल ईस्ट में, हो रहा है ईरान में, कर रहा है इजराइल और अमेरिका, लेकिन तस्वीर पूरी दुनिया में नजर आ रही है। चाहे गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, पाकिस्तान में तो दंगे शुरू हो गए। देखिए, आयतुल्ला खोमेनी साहब जो है वो एक सुप्रीम लीडर जो है ईरान के नहीं थे, वो वर्ल्ड के अंदर जितने भी शिया मुस्लिम हैं वो उनके लीडर थे। तो इसीलिए जो है उनकी हत्या के बाद जो है, चाहे वो इराक है, गिलगित बाल्टिस्तान है, उसके बाद अभी हमारे यहाँ पर भी कारगिल और बटालिक सेक्टर के अंदर भी सिया की जो है, सिया मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है, तो शायद वहां पर भी किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए ना कि कराची के अंदर जो है सिया मुस्लिम वर्ग के लोगों ने जो है अमेरिका के दूतावास के ऊपर तोड़ाफोड़ी की है। और ये इस प्रकार का जो है, जिस समय किसी धर्म से संबंधित किसी धर्म गुरु की हत्या हो जाती है तो उसके बाद जो है ये बट नेचुरल है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर एक प्रकार का रोष होगा, एक प्रकार का दुख होगा। आपने देखा, आपने अपने ही टीवी के ऊपर हमें दिखाया कि किस प्रकार से जो है ईरान के अंदर पब्लिक बाहर निकल कर आई है, किस प्रकार से वो मातम मना रहे हैं। इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा था थोड़ी देर पहले कि दो तबका नजर आ रहा, एक वो तबका है जो बेहद उदास है, रोता हुआ नजर आ रहा है, और एक तबका वो है जो खुश है और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि दो तबके बटे हुए, और ऐसे में रजा पहलवी की एंट्री कैसे होगी। देखिए साहब, एक बात बताएं हम आपको, ये जो भी कुछ आपने दिखाया है कि ईरान के अंदर कुछ लोग जो है वो डांस कर रहे हैं, वो है नेग्लिजिबल पॉपुलेशन। मैं दोबारा कहता हूं कि वो उन पॉपुलेशन बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो अभी का जो इनकी सल्तनत है रजा पहलवी की, जो कट्टर मौलानाओं की है, वो खत्म हो और हम जो है अपना ओपन सोसाइटी में जाना पाते। इजराइल के रक्षा मंत्री को लेकर क्या कहेंगे? वो तो डांस कर रहे हैं बाकायदे। और यूएस में तो ये कहा गया है गॉड ब्लेस यूएस, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हुए नजर आए। ये पिक्चर कैसी है? देखिए साहब, ऐसा है कि हर व्यक्ति के अपने अपने कुछ
कारण होते हैं खुशी मनाने के। इजराइल के लोग बाग जो खुशी मना रहे हैं, जो उनके रक्षा मंत्री कर रहे हैं, तो वो 7 अक्टूबर को जो उनके ऊपर हमला हुआ था, एक प्रकार से जिसे वो हेलोसाइड कहते हैं, जेनोसाइड कहते हैं, जो जिस समय उनके इतने लोगों को मारा था, और अल्टीमेटली वो समझते थे कि इन सब के पीछे जो सपोर्ट या जो मास्टरमाइंड है वो खमनेई साहब हैं। तो उनके मरने के बाद वो जो खुशियां मना रहे हैं, और उनके रक्षा मंत्री जो हैं वो भी इस प्रकार से अपने खुशी का जाहिर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इंडियन हैं, हम चाहे जिस समय हमने किसी टेररिस्ट को भी मारा है तो उसके मरने के बाद जो है उसको प्रॉपर इज्जत दी जाती है। लेकिन इस प्रकार की जो है, जो एक विश्व के अंदर एक बहुत बड़े ठीक है, बहुत समुदाय अच्छा का जिक्र किया सर आपका। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल लेकर आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब लूंगा। आते वापस आपके पास इस बीच बड़ी खबर आ गई है ऋतु, वो बता देते हैं अपने दर्शकों को कि ईरानी हमले को लेकर आईडीएफ का भी बड़ा बयान सामने आया, जिसमें ईरान के 40 कमांडर को मार गिराया है, ये आईडीएफ कह रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त बड़ी वॉल पर आप देख सकते हैं, ईरानी हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा बयान है, जिसमें 40 कमांडर को मार गिराया गया है। ऋतु, किस तरह से इस पूरी बड़ी खबर को देखते हैं? एक के बाद 40 ईरानी कमांडर ढेर। देखिए ये संख्या अपने आप में दिखाता है आईडीएफ का जो ये दावा है कितना बुलंद दावा है, और साफ तौर पर ईरानी कमांडर इसमें ढेर किए गए हैं। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स जो है ये दावा करती हुई नजर आ रही है। ये दावा जिसके अपने मायने हैं, 40 जो शीर्ष कमांडर है, जो टॉप कमांडर है, वो इस बीच मारे गए हैं। 40 की संख्या सामने आ रही है। ये अपने आप में स्पष्ट कर देता है कि घातक हमला किस तरीके से इजराइल द्वारा ये किया गया है, और स्पष्ट जैसे कि हमारे मेहमान बता भी रहे थे कि ये मनगढ़ंत नहीं हो सकता, ये पूरी प्लानिंग पूरी प्लॉट के साथ किया गया है, और ईरान के 40 कमांडर इस दौरान मार गिराए गए हैं। आईडीएफ का यह दावा कितना बुलंद है, करेंगे इस पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए बड़ी जानकारी देते हैं, जहां इजराइल को लेकर जानकारी। इजराइल के ईरान पर एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, और ये तस्वीर यह भी सामने आ रही है कि वायु सेना तेहरान में हमला कर रही है। तेहरान के आसपास के इलाके जो है, आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमान आपको नजर आ रहे हैं। तेहरान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमान जो कि लगातार गश्त करे, और जो तस्वीर बताई जा रही थी, कहा जा रहा था कि हमले अभी और ज्यादा बड़े स्तर पर होंगे और ज्यादा घातक होंगे अगर एक भी जवाब ईरान द्वारा दिया गया, ईरान की तरफ से एक भी जवाब दिया गया, तो कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर और ज्यादा घातक, और ज्यादा चिंताजनक, और ज्यादा विध्वंसक रूप लेते हुए नजर आएगी। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई ऋतु। देखिए ये जिस चीज का जिक्र कर रही थी आप, तेहरान के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमान किस तरह से एक के बाद एक बॉम्ब बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे कितना ज्यादा नुकसान हुआ। ये स्थिति ऐसी है कि हमें ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना भारी नुकसान हुआ होगा ऋतु। ईरान पर ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किया जा रहा है, और एक और तस्वीर निकलकर सामने आई ऋतु। देखिए एक के बाद एक ब्लास्ट किए जा रहे हैं, और फिर धुआं जो है वो आसमान तक नजर आ रहा है, और इससे काफी बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये इमारतें हैं, ये इमारतें जिन्हें टारगेट बनाया गया, और धुएं का गुबार नजर इनके ऊपर आ रहा है। आप समझिए टारगेट कैसे किया गया है, यानी कि जो कहा गया इजराइल द्वारा कि ये जो टारगेट है, ये हमले अभी रुकने वाले नहीं है, ये सिलसिला अभी बदस्तूर जारी रहेगा, और एक भी जवाब अगर ईरान देगा तो उसका माकूल तौर पर हिसाब किया जाएगा, और वो हिसाब बहुत घातक होगा। और उसकी एक तस्वीर, उसकी एक बानगी नजर आ रही है। मेहमानों का सीधे रुख करते, राम सर हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। राम सर, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पहले ओमान की देखी, फिर कतर की देखी, हमने दुबई की तस्वीर देखी, ईरान तो काउंटर कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, आईडीएफ का दावा। आईडीएफ कह रहा है कि इसी तरीके से आप करिए, आपके लिए और ज्यादा घातक तस्वीर बनेगी, यहीं रुक जाइए साहब। देखिए ये जो युद्ध इस तरह का चलेगा ना दोनों तरफ से, वो तब तक चलेगा जब तक कि इजराइल की और अमेरिका की इच्छा पूरी नहीं हो जाती कि जो वो फौज है खोमनाई वाली, वो जो इस्लामिक गार्ड हैं वो सरेंडर नहीं कर देते हैं। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक इजराइल की या किसी भी दूसरे देश की जो सेना है ग्राउंड पर नहीं पहुंच सकती है। तो अमेरिका चाहता है कि अब ईरान को इतना परेशान कर दिया जाए हवाई हमलों से कि मजबूर होकर वहां की इस्लामिक गार्ड जो है वो सरेंडर करे। अब उसके 40 तो कमांडर उन्होंने मार दिए, और भी लोगों को मारेंगे इस तरह के इशारे कर करके। यानी
मजबूर करेंगे कि वो किसी तरह सरेंडर कर दे। इसके बाद ठीक है, अगला टारगेट यानी कहीं ना कहीं उनके निशाने पर आईआरजीसी जो गार्ड्स हैं वो होंगे। दिनेश सर का मैं करना चाह रहा हूं। मैं सर पिछले सवाल का ही मैं उसको और थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूं कि इस समय भारत की भूमिका किस तरह से रहेगी, क्योंकि भारत तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था और हमें वो समय भी नहीं भूलना चाहिए जब तेल की जरूरत भारत को थी, तो तब ईरान खड़ा था उनके साथ। और इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर देती हूँ, इजराइल के साथ जो साझेदार कदम भारत के रहते हैं। अभी ही इजरायली दौरे से जो है लौट कर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हमने किस तरीके से रक्षा समझौते वहां पर हुए हैं, किस तरीके से डील्स हुई हैं, ये समझाइएगा। अमेरिका के साथ जो हमारे एमओयूज साइन हुए हैं, जो समझौते हुए हैं, हमारी तो दोस्ती तीनों तरफ है, तीनों खेमे में है। हम ईरान से तेल भी ले रहे हैं, तो क्या ये पिक्चर भारत के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली नहीं हो जाएगी, या इसमें स्टैंड नहीं लेगा भारत, या इंसानियत के नाते अभी चुप रहेगा? नहीं, इंसानियत के नाते चुप रहेगा जहां भी स्टैंड लेगा। ये तो आई मीन इमीडिएट रिप्लाई तो इसके बारे में जो है, हमें अपनी पॉलिसी जो है, हमारी पॉलिसी पिछले कितने बरसों से ये है कि हम हर मसले का हल जो है वो बातचीत से करना चाहते हैं। हमने कभी भी किसी प्रकार के युद्ध का समर्थन नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने रशिया को कहा कि ये समय जो है युद्ध करने का नहीं है। अभी भी भारत की तरफ से जिस प्रकार की स्टेटमेंट गई है उसमें कहा गया है कि संयम बरतना चाहिए और बातचीत के द्वारा जो है सब मसलों को हल कर लेना चाहिए। भारत ने कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर या किसी भी दो देशों की लड़ाई के अंदर भारत ने कभी नहीं कहा कि ये हीरो है और ये विलेन है। हमारा सिर्फ एक ही स्टैंड होता है कि हर एक मसले का हल जो है कूटनीति से और बातचीत से खत्म होना चाहिए। अब बात आ जाती है हमारे लिए स्पेसिफिकली इस घटना को मद्देनजर रखते हुए। देखिए साहब, हमारे रिलेशन इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशनशिप है, और हम वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे दूर के सपने हैं। हम चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के बाद हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर जो है अपना वो करना चाहते हैं। लेकिन इस समय जो है भारत के सामने भी एक प्रकार की डालिमा तो है, यह दुविधा तो है कि ये हम तो स्पष्ट है ना सर कि अभी एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स तो सामने आ ही गए हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, दुनिया देख रही है ऐसे ही ना। देखिए मैडम, ऐसा है कि एंटी से ये कोई नई बात थोड़ी, आप नई बात थोड़ी हम डिस्कस कर रहे हैं। एंटी अमेरिका सेंटिमेंट तो आप पहले भी थे, और 1 जनवरी 2025 से जो है एंटी अमेरिका सेंटिमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत तेजी से उजागर हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनकन्वेंशनल टाइप के जो हैं वो प्रेसिडेंट हुए हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी राजनीति को एक तरफ करने के बाद जो है उन्होंने अपनी मनमानी की है। उन्होंने अपने सबसे जो नाटो कंट्री के जो उनके मित्र देश हैं उनको भी उन्होंने आंखें दिखाई और कहा कि ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि यूरोप को हम सुरक्षा दें। ये मैं छोटी छोटी से घटनाक्रम जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो है आप टैरिफ हो गए, उसके बाद जो है आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री की भूमि के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम ग्रीनलैंड दे दो। आप एक प्रेसिडेंट हैं एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, और आप कनाडा का प्राइम मिनिस्टर। माइट इज राइट वाली पॉलिसी उनकी रहती है ना। देखिए माइट इज राइट वाली पॉलिसी जो होती है, एक बात के बारे में हमें सबको जो है बड़ा क्लियर होना चाहिए कि नथिंग इज परमानेंट। कोई भी चीज जो होती है वो परमानेंट नहीं होती। पिछले 70-80 सालों से जो है आप जो है सुपर पावर बने हुए हैं। जो नंबर 2 अब उभर के आ रहा है वो नंबर 1 और नंबर 2 त्रिपाठी सर से एक जवाब। त्रिपाठी सर, माय वे और इट्स डायरेक्टली हाईवे, ट्रम्प तो यही करते हैं। हमने वेनेजुएला के स्टेट में देखा, उनके लिए ना नाटो इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, ना यूएन रखता है, ना कोई बड़े आदेश रखते हैं, ना संधियां रखता है। वो वेनेजुएला के प्रतिनिधि को इस तरीके से हाईजैक कर लेते हैं, हॉस्टाइल बना लेते हैं। ग्रीनलैंड पर कैसे दावा बोलते हैं, और अब तो इराक की हमने पहले स्थिति देखी थी। ये जो तस्वीर सामने प्रेजेंट कर रहा है अमेरिका, और इस वक्त ईरान पर जब ये अटैक हुआ है, क्या इसके रेपरकशंस, इसका प्रभाव, इसका नेगेटिव इंपैक्ट अमेरिका को दूर तलक नहीं झेलना पड़ेगा? ये प्रश्न मुझसे है? जी जी।
बिल्कुल झेलना पड़ेगा। और विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद संभावना इस बात तक की है कि अमेरिका खुद ही गृह युद्ध में चला जाए, क्योंकि इनका अच्छा। विरोध वहां भी बहुत हो रहा है। जो कुछ ये कर रहे हैं वो विश्व के हित में बिल्कुल नहीं है। क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं, ये उनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा है या उनके देश का एजेंडा, तो ये हो नहीं सकता कि यहाँ भी युद्ध वहां भी युद्ध, जहां जरूरत नहीं वहां भी युद्ध। ईरान तो टारगेट पे था, वेनेजुएला तो सिर्फ तेल के लिए इन्होंने किया। तो जो कुछ ये कर रहे हैं उसके रिपरकशंस पूरी दुनिया में होंगे, एवं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के लोग स्वतंत्र प्रिय हैं और जरूरी नहीं कि हर बार वो हर चीज का समर्थन करें कि दुनिया में अटैक ही करते रहो। सही अर्थों में कहा जाए तो ये पूरी तरह से दादागिरी है सॉवरेन नेशंस के ऊपर, वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले आना बिल्कुल, और फिर किसी भी देश पे अटैक करना, इसके रिपरकशंस पूरे विश्व में होंगे। और ये हो सकता है कि ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हमको ले जाए। इसमें डिस्ट्रक्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा है, तो रिपरकशन तो बहुत गंभीर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा रिपरकशन है। ईरान ना चाहे तो भी उसे अटैक करना पड़ा, क्योंकि इनके बेस वही हैं। अब जब चारों तरफ से घिरा है, आई सेड दैट ईरान इज फाइटिंग इट्स बैक विद द वॉल। ईरान को इन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, तो क्या कर सकता था ईरान। हाँ ठीक है सर, आते हैं आपके पास। और आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र किया है, इस युद्ध का जिक्र किया है, इस दादागिरी का जिक्र किया है, और इस दादागिरी की बात अगर की जाए तो उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान, कितना ज्यादा उठाना पड़ रहा है, ये आप इस बड़ी खबर से समझ सकते हैं। मिडिल ईस्ट की स्थिति की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट की स्थिति के कारण कई उड़ानें इस वक्त प्रभावित हैं। ऋतु, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत में एयर इंडिया ने कई उड़ानों को रद्द किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जो स्थिति है उसकी वजह से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिल्कुल, और देखिए खाड़ी देशों में जाने वाली कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई। भारत में एयर इंडिया ने कई उड़ानों को सीधे सीधे कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। और खास तौर पर ये प्रभाव है, ये असर है, ये रिजल्ट है उस तस्वीर का जिसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा रहा है खामेनेई का खात्मा हुआ है। और खामेनेई को लेकर तस्वीर पेश की गई है। खाड़ी देशों में जाने वाली जो फ्लाइट्स थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और ये सबसे ज्यादा स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि ये प्रभाव एयर ट्रैफिक को लेकर जिस तरीके से सामने आ रही है। हमने बीते दिन में जिस तरीके की तस्वीर सबसे पहले इंडिया डेली पर ही दिखाई थी, जहां किस तरीके से एयर स्पेस जो है वो खाली किए जा रहे थे। और अब यहाँ पर भारत का कॉल, जो भारत में एयर इंडिया की जो उड़ानें हैं, कई उड़ानों को रद्द किया गया। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर ये कि हमले को लेकर देखिए ईरान पर 1200 से ज्यादा जो है हमले में ईरान में बड़े नुकसान का भी दावा किया गया है। ईरान में जो नुकसान हुआ है वो खास तौर पर कैपिटल रीजन में तेहरान में ज्यादा हुआ है। और हमले को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा दावा आया है। 1200 बमों का जिक्र किया जा रहा है कि 1200 से ज्यादा बम गिराने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। उस 1200 बमों की वजह से कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या कुछ वहां पर तस्वीरें देखने को मिली है, खामने किस तरह से वहां खत्म हुए, वो देखने को मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हमलों को लेकर जिक्र हो ही रहा है, तो हमलों को लेकर इजराइल का ये दावा है कि 1200 मिसाइलें, बम जो है वो गिराई गई। ईरान पर 1200 से ज्यादा जो बम है वो गिराने का दावा इजराइल कर रहा है, आईडीएफ कर रहा है। और हमले में ईरान में बड़े नुकसान को लेकर के भी पिक्चर दिखा रहा है। यानी कि एक तरह से ये कंडीशन ये बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है दुनिया को कि ये कोशिश जो है जिसमें ईरान ने काउंटर करने की कोशिश की, इसके बाद 1200 बम गिराए गए। अब आप समझिए, इसी को जरा समझते हैं। राम सर हमारे साथ कनेक्ट है। राम सर, ये हमलों का जो नंबर है 1200 बम गिराने का सिलसिला, और इजराइल को लेकर जब भी कहा जाता है, इजराइल अगर कहा जाए शैडो वॉर का जिक्र हम करते हैं कि कहा जाता है डायरेक्टली आप जंग की स्थिति में नहीं आइए, जंग नहीं लड़िए। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं बातों बातों में ही बम गिरने शुरू हो गए। बात ही हो रही थी, कहा जा रहा था एक दौर की मीटिंग खत्म हुई, दूसरे दौर की मीटिंग खत्म हुई, तीसरे दौर की मीटिंग खत्म हुई, और एक और मीटिंग को लेकर अभी तो बात ही चल रही थी। लेकिन उससे पहले ही बात बनी नहीं, बिगड़ गई। अनम्यूट कीजिएगा सर। 1200 बम अभी गिरे हैं, 1800 और भी गिर सकते हैं, 3000 और भी गिर सकते हैं। ये सब अकेले तेहरान के आसपास गिर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं तेहरान की हालत जो है गाजा पट्टी जैसी हो जाएगी। और ये सब
जो वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो आर्मी है उसके दबाव के लिए हो रहा है, जिससे कि वो सरेंडर कर देंगे। उनके सभी कंट्रोल सेंटर, आर्मी हेडक्वार्टर जब नष्ट हो जाएंगे तो वहाँ के जो सैनिक हैं वो किसका ऑर्डर मानेंगे? उनको कौन दिशा निर्देश देगा? कहाँ से उनको ऑर्डर मिलेगा? सरकार बैठी बैठी क्या पापड़ बेलेगी? नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है आर्मी, आर्मी की शक्ति होती है कंट्रोल रूम, हेडक्वार्टर। जब उनके कमांडर ही खत्म हो जाएंगे इस तरह के बमबारी करने के बाद, तब आर्मी को वहाँ पर सरेंडर करना ही पड़ेगा। और ट्रम्प चाहते हैं वहां पर वो जनता को भी संबोधन कर रहे हैं, ईरान के लोगों को कह रहे हैं कि आप उठिए, जागिए, ये आपका अंतिम अवसर है कि आप स्वतंत्र हवा में सांस ले सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये एक सोचे समझे साजिश के अंतर्गत इस तरह का ऑपरेशन चल रहा है। इसका हश्र क्या होगा? निश्चित रूप से ईरान की बर्बादी होगी, लाखों लोगों का यहाँ पर कब्रें उदेंगी। देखिएगा 3-4 दिन भी अगर ये इस तरह की बमबारी चलती रही तो मौतों के आंकड़े गिनना मुश्किल हो जाएंगे, जो इस शताब्दी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी होगी। बिल्कुल। त्रिपाठी सर का रुख करेंगे। त्रिपाठी सर, देखिए, आप पेट्रोल का जिक्र कर रहे थे और ऑयल का जिक्र कर रहे थे, और ऑयल के जिक्र के दौरान एक हॉर्मूज ऑफ स्ट्रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वक्त वहां पर किसका सबसे ज्यादा दबदबा होगा? क्या उसकी ही मेन लड़ाई है, या वो जो 4 शर्तें रखी गई थी वही एक वजह थी? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसा आप जानते हैं, ऑलमोस्ट 23% ऑयल का जो एक्सपोर्ट मतलब निकासी है वहां से होके आती है। उससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले देश हैं वो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के देश है, उसमें भारत भी शामिल है। अब वो ईरान के ही प्रभुत्व में रहा है हमेशा, लेकिन अभी ईरान ने उसे बंद कर दिया था। प्रश्न ये है सबसे बड़ा कि ईरान कितने दिन सस्टेन कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के लिए। जिस तरह की घेरेबंदी अमेरिका ने की है, अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, और चारों तरफ उनके एयरबेस, और इजराइल उनके प्रॉक्सी की तौर पे लड़ाई कर रहा है, तो इस बात की संभावना बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। ईरान ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के लिए। आखिर में होना वही है। हाँ, लेकिन अभी जैसे डॉक्टर श्री राम जी ने कहा कि सरेंडर की बात जहां तक है, तो ईरान उस अर्थ में सरेंडर नहीं करेगा जैसे पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने सरेंडर किया था, वैसा सरेंडर नहीं होगा। ये हो सकता है कि ईरान की स्थिति ऐसी हो जाए कि वो लड़ने की स्थिति में ही ना हो, और फिर उसके बाद कोई लड़ने वाला ना हो, कमांड कंट्रोल खत्म हो जाए, तो फिर अपने आप ही जिस रेजिम को बिठाना चाहे बिठा दे। पर मुझे नहीं लगता ईरान उस तरह से सरेंडर करेगा, जो सरेंडर एक क्लासिकल सेंस में होता है। ये आने वाले समय में देखना होगा कि क्या वाकई ईरान सरेंडर करेगा या नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पूरा ईरान इस वक्त शोक में डूबा हुआ है, और वर्ल्ड वॉर का कहीं ना कहीं तस्वीर एक बार फिर से बड़ी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रही है। तमाम आप मेहमान आप सब हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली पर महायुद्ध की मेगा कवरेज लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।